हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर। अब तक हम पॉलिटी की बच्चों 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी जो सीरीज स्टार्ट की हमने, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्ट्स और शेड्यूल। आज का हमारा चौथा टॉपिक रहेगा प्रियम्बल। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस प्रियम्बल की बात हम कब कर चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद आ रही है आपको बच्चों? 13 दिसंबर 1946। कौन से नंबर की मीटिंग थी बच्चों? ये 5th मीटिंग थी, 5वीं बैठक थी। ठीक है, क्या हुआ था इस दिन? सबसे खास बात कि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर आए थे बच्चों हमारे लिए? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हो गया बच्चों? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये ध्यान है आपको डेट। ये दोनों डेट बच्चों मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ा चुकी हूँ कि 13 दिसंबर को, यानी कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सेशन था, पहला सत्र था, उसकी 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर आए थे? एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे असेंबली द्वारा, संविधान सभा द्वारा पास कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आज के टाइम पर बच्चों हमारा क्या है? प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल है क्या? देखो, तो ये बात आपको रिकॉल हो गई, 13 दिसंबर वाली डेट और 22 जनवरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम। और ये 5th मीटिंग याद रखनी है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले सत्र की 5वीं बैठक, फर्स्ट सेशन, पहले सत्र की 5वीं बैठक है। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ेंगे कि इस प्रियम्बल में है क्या क्या। तो सबसे पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी पूरी समरी है, यानी कि इसका पूरा का पूरा जो छोटा रूप है, वो सारी बातें किस में लिखी हुई है? इस प्रियम्बल में लिखी हुई है। यानी कि हमने हमारे देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, हम क्या देना चाहते हैं ऐसा लोगों को। तो लोगों को जितने भी अधिकार, कर्तव्य, जितनी भी चीजें दी गई हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीजें हमने बच्चों किस में लिख रखी है? इस प्रियम्बल में लिख रखी है। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पार्ट्स शुरू होने से पहले ही उसका भी जो पहला हिस्सा होता है हमारा संविधान का, जो सबसे पहला हिस्सा माना जाता है, वो क्या है? प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया था बच्चों? संविधान सभा द्वारा पास। इसके अंदर की जितनी भी बातें हैं प्रस्तावना में लिखी हुई बातें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट्स में रिप्रेजेंट है? तो देखो, पार्ट 3 पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। पार्ट 4 डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पार्ट 4A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि जितनी भी हमारे प्रियम्बल की बातें हैं, वो सारी की सारी हमने कहाँ डाल रखी है? हमारे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। मौलिक अधिकार हो गए, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए डीपीएसपी, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके बारे में हो गई है? प्रियम्बल के बारे में। अब इसकी शुरुआत की भाई, संविधान का जहां से भाग शुरू होते हैं उसका भी पहला हिस्सा क्या है? प्रस्तावना। यानी कि मान लो हमारी ये किताब और उस किताब की एक इंडेक्स, कि उस इंडेक्स को देखकर हम क्या पता लगा लेते हैं कि इस पूरी किताब में हमें आगे क्या पढ़ना है। ऐसे ही हम प्रस्तावना को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पूरे संविधान में जो लिखा हुआ है वो क्या क्या लिखा हुआ है, उसको लिखने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आती है प्रियम्बल की पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सीधा सवाल आता है हमारे पेपर में कि प्रस्तावना की पहली पंक्ति यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल कौन से देश से ली गई है? तो बच्चों ये हमने कहां से ली है? यूएसए से। ठीक है, ये याद रखना, यूएसए से ली गई है। कौन कौन सी? वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रस्तावना की पहली पंक्ति। क्या मतलब इसका? हम भारत के लोग, यानी कि भारत में जो भी पावर का सोर्स है, शक्ति का स्रोत है, वो सारी की सारी क्या है? जनता। यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि पावर
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास है? जनता के पास है। जनता जब चाहे तब तख्ता पलट कर सकती है किसी भी चीज का, ठीक है। हमने किसी और के हाथों में शक्ति नहीं दी है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे पावरफुल है वो कौन है? भारत की जनता, ठीक है। तो संविधान का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? कि शक्तियां सारी की सारी किसको देनी है? जनता को। और ये बात हमारे कौन सी लाइन में लिखी हुई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी कि संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है बच्चों? भारत की जनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कहां से ली हमने ये पहली लाइन? तो यूएसए के संविधान से ली गई है हमारी ये पहली लाइन, ये याद रखना। उसके बाद देखो क्या क्या लिखा हुआ हमारी प्रियम्बल में। और तो सबसे पहले आता है इसका नेचर, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या क्या है वो देखो बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की प्रकृति, नेचर क्या है भाई? पहली लाइन से तो पता चल गया हमें कि सारी शक्तियां बच्चों किसके पास है? भारत की जनता के पास है। अब नेचर कैसा है भारत का? तो 5 चीजें याद रखनी है हमें, तो सीधी सीधी, ठीक है। चौथी और नीचे लास्ट 5वीं देखेंगे। तो सबसे पहले भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। यानी कि भारत अपने सारे डिसीजन खुद कर सकता है। इसके लिए भारत को किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत के फैसले अपने खुद के फैसले होंगे। भारत क्या है? एक सोवरेन कंट्री है बच्चों। कैसी कंट्री है? सोवरेन, एक सोवरेन कंट्री है भारत। क्या है? एक संप्रभु देश है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत क्या है? एक समाजवादी देश है, सोशलिस्ट है। यानी कि भारत में कैसी इकोनॉमी चलती है बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। भारत एक समाजवादी देश है, पूंजीवादी देश नहीं, कैपिटलिज्म कंट्री नहीं है। भारत में जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाता है और सभी वर्गों को ध्यान रखा जाता है। तो भारत कैसी कंट्री है बच्चों? सोशलिस्ट। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत की प्रकृति, ठीक है। तो पहली प्रकृति क्या है भारत की? भारत एक सोवरेन कंट्री है, भारत एक सोशलिस्ट समाजवादी कंट्री है, भारत एक सेक्युलर है, यानी कि भारत पंथ निरपेक्ष है। इसका क्या मतलब है? कि भारत का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है। भारत के लिए बच्चों सभी धर्म क्या है? समान। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो भारत कैसी कंट्री है बच्चों? एक सेक्युलर कंट्री है। उसके बाद भारत कैसी कंट्री है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यानी कि यहाँ पर हमने पहली लाइन में देखा कि सारी की सारी पावर्स किसके पास है? अथॉरिटी किसके पास है? भारत की जनता के पास है। तो भारत की जनता ही क्या करती है? सरकार चुनती है। तो इसे कोई क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक। यानी कि जहां पर जनता द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, ठीक है। तो वो कैसी कंट्री होती है? डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। उसके बाद और 5वीं क्या चीज है? तो भारत बच्चों क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। 5वां नेचर क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहां पर भी हेड ऑफ द नेशन, जो भी राष्ट्र का प्रमुख होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि निर्वाचित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसे नॉमिनेट कर दिया या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक व्यक्ति बनता आ रहा है तो अगली बार उसकी जो फैमिली मेंबर होगा वही बनता हुआ आएगा राष्ट्रपति। तो ऐसा नहीं है। हेड ऑफ द नेशन का क्या होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित हो, ना कि वंशानुगत हो, ठीक है। भले ही हमारे देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन चुनाव तो होता है भाई। हम हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, प्रतिनिधि भेजते हैं हम चुनकर, एमपीज एमएलए को, और वही लोग आगे जाकर क्या चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। तो राष्ट्रपति को हमने नॉमिनेट नहीं करा है, ठीक है। राष्ट्रपति हमारे देश में वंशानुगत नहीं है बच्चों। राष्ट्रपति का हमारे देश में क्या होता है? इलेक्शन। तो इसीलिए भारत कैसी कंट्री? रिपब्लिक। और भारत रिपब्लिक कब बना हुआ है बच्चों? 26 जनवरी 1950। तो भारत रिपब्लिक कंट्री कब बना? ये याद रखना, 26 जनवरी 1950। ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी पढ़ा चुकी हूँ। आपको 24 जनवरी 1950 की डेट याद आ रही होगी वहां पर, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन गया है? रिपब्लिक। तो देखो सबसे पहले प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग,
यानी कि भारत में सारी की सारी शक्तियों का की जो अथॉरिटी है, पावर है, वो किसके पास है? भारत की जनता के पास है। भारत के कितने नेचर है? तो भारत की जो प्रकृति है बच्चों वो कैसी है? 5। पहली सोवरेन कंट्री है, ठीक है। दूसरा सोशलिस्ट है, तीसरा सेक्युलर है, चौथा डेमोक्रेटिक है और पांचवा रिपब्लिक है। यानी कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? एक देश है जहां पर समाजवाद है, लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है और साथ में क्या है? गणराज्य। तो ये 5 क्या है भारत की प्रकृति। सीधे सीधे हमें ऑप्शन में मिलते हैं ना कि भारत की इनमें से कौन सी प्रकृति नहीं है। तो भारत क्या ऐसा है? एक पंथ निरपेक्ष देश है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो बच्चों हमें हर शब्द का ना मतलब जानते हुए चलना है, हर चीज रटनी भी नहीं है कि कैसे कैसे है, सीधा सीधा रटनी भी नहीं है कि अच्छा ये चीज है। मैंने आपको हर शब्द का मतलब बताया, 5 शब्द है तो पांचों का मतलब बताया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है भारत, हमारे प्रस्तावना में क्या है भाई? न्याय। हमारे भारत में न्याय की अवधारणा है जो सीधा सीधा कहाँ लिखी हुई है? प्रस्तावना में, ठीक है। ये जो न्याय की बात है बच्चों, ये हमने कहां से ली है? रूस की क्रांति से, ठीक है। तो सीधा आता है कि प्रियम्बल में जो न्याय है, जस्टिस है, वो हमने कहां से लिया है? तो रशिया से लिया है, रूस की क्रांति से। कितनी तरह का न्याय है? तो बच्चों 3 तरह का न्याय है, ठीक है। कितनी तरह का न्याय है? 3 तरह का। कौन कौन सा? सोशल, सामाजिक न्याय मिलेगा, दूसरा इकोनॉमिक न्याय मिलेगा और तीसरा पॉलिटिकल न्याय मिलेगा। यानी कि इन तीनों के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको सुनिश्चित करने का काम कौन करती है? हमारी प्रस्तावना, और हमारी प्रस्तावना के साथ साथ हमारा संविधान। तो देखो 5 तरह की प्रकृति हुई और 3 तरह का क्या हो गया बच्चों? जस्टिस हो गया। अब याद रखना ये जस्टिस हम आगे भी पढ़ेंगे। आज तो हमने बच्चों कहाँ पढ़ लिया? प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, फिर प्रियम्बल के साथ साथ हम इसे कहाँ पढ़ेंगे? डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 38, जब हम आर्टिकल 38 पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि ये जो जस्टिस की बात आज हम प्रियम्बल में कर रहे हैं, ये प्रियम्बल के साथ साथ और कहाँ है बच्चों? हमारे डीपीएसपी। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 38 में पढ़ेंगे हम यही पूरा का पूरा जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना जो न्याय की अवधारणा है वो प्रस्तावना, प्रियम्बल के साथ साथ कहाँ पर है? डीपीएसपी में भी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो न्याय की बात हो गई और प्रकृति की बात हो गई। उसके बाद इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी कितनी तरह की है बच्चों हमारे पास? 2, पहली और दूसरी। तो देखो 5 तरह की तो हमने क्या देखा था? नेचर देखा था, यानी कि प्रकृति देखी थी, ठीक है। 3 तरह का हमने क्या देखा बच्चों? न्याय, यानी कि हमने क्या देखा बच्चों? जस्टिस। और 2 तरह की हमने क्या देख ली है? इक्वालिटी, न्याय, सॉरी समानता, ठीक है, इक्वालिटी, समानता। तो कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि सभी लोगों को एक तो स्टेटस के बेस पे इक्वल समझा जाए और दूसरा सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। ये नहीं कि भारत में जो एक वर्ग है, एक क्लास है, वो तो बहुत आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और जो दूसरा वर्ग है वो क्या है? अभी भी बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन, ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने समय समय पर बहुत सारे काम किए और इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। तो ये हम आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वहां पढ़ेंगे। तो देखो कितनी तरह की इक्वालिटी हो रही है बच्चों? 2 तरह की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? हमारे यहाँ पर नेचर देख लिया है, ठीक है, इक्वालिटी की बात हो गई है और जस्टिस। नेक्स्ट आता है हमारी लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। तो कितनी तरह की स्वतंत्रता है बच्चों? 5 तरह की है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं तरह की लास्ट में, ठीक है। तो स्वतंत्रता, लिबर्टी। सीधा सवाल आए कि कितनी प्रस्तावना में कितनी तरह की स्वतंत्रता है? 5 तरह की। प्रस्तावना में कितनी तरह की इक्वालिटी है, समानता है? 2 तरह की। प्रस्तावना में कितनी तरह का जस्टिस दिया गया है? तो 3 तरह का दिया गया है। अब कौन कौन सी लिबर्टी है हमारे पास? तो थॉट, यानी कि विचारों के रूप से हम स्वतंत्र है, जैसे भी हमारे विचारों, उन विचार तो होने के साथ साथ हम उन्हें एक्सप्रेस भी तो करें। भाई आज मान लो हमारे मन में कोई विचार चल रहा है लेकिन हम उसे बोल ही नहीं सकते, तो ऐसे विचारों की कैसी छूट जिसे आप बोल ही नहीं सकते? तो विचारों की भी हमें स्वतंत्रता है कि
कि हम विचार रख सकते हैं और उन विचारों को बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में पढ़ेंगे हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की लिबर्टी, वहां पर हम देखेंगे। उसके बाद बिलीफ, विश्वास की स्वतंत्रता है आपके पास। फेथ यानी कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है। और लास्ट है वर्शिप। और किसकी स्वतंत्रता है बच्चों हमें, वर्शिप की। तो देखो कितनी तरह की हो गई, ये 5वीं तरह की उपासना। तो देखो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, 5 तरह की तो हमने क्या देख ली, प्रकृति देख ली। ठीक है, 3 तरह का हमने क्या देख लिया, न्याय। 2 तरह की हमने क्या देख लिया बच्चों, इक्वालिटी, समानता। और वापस 5 तरह की हमने क्या देख लिए बच्चों, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। तो कौन कौन से शब्द हो गए हमारे, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। सीधा सवाल ऐसे ही रहता है ऑप्शन में कि कौन सी एक तरह की जो लिबर्टी है वो हमें नहीं दी गई है। तो पांचों के पांचों शब्द क्या करने हैं, हमें याद करने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ, जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं वहां से सवाल आते हैं कि कितनी तरह की प्रकृति है, कितनी 5 तरह की प्रकृति होगी, कितनी तरह का न्याय है, 3 तरह का, कितनी तरह की समानता है, कितने तरह की लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, उसके बाद ये स्वतंत्रता की बात हो गई। उसके बाद आती है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, देखो ये याद रखना, व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी और राष्ट्र की एकता और अखंडता, कि भाई आपने लोगों को जीवन जीने का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन डिग्निटी के साथ भाई गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी तो दो। ये नहीं कि इंसान की सांसें चल रही हैं बस, जीवन मिला हुआ तो है, जिंदा है, जिंदा होने के साथ साथ उसके पास सम्मान होना चाहिए, उसकी अपनी एक गरिमा होनी चाहिए। तो ये डिग्निटी डिसाइड करने का काम भी कौन करती है, हमारी प्रियम्बल में क्लियर लिखा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा, साथ के साथ राष्ट्र की, नेशन की एकता और अखंडता, दोनों चीजें हमें क्या करनी है, बनाए रखनी है कि भारत पूरा देश क्या है, एक है। और अखंडता यानी कि भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये शब्द याद रखना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। बंधुता, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है कि भारत में सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना है। ब्रदरहुड, सबको क्या करना है बच्चों, मिलजुल कर रहना है। ठीक है, तो भारत में आपको सारी चीजें दी हुई तो हैं, लेकिन साथ साथ देने के साथ साथ एक सम्मानपूर्ण, एक गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। भारत को पूरे को जोड़ कर रखना है, भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिग्निटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की भी क्या होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए, एक व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। साथ ही फ्रेटर्निटी, भारत में जितने भी लोग हैं उन सबको क्या करना है, सभी नागरिकों को, ऑल द सिटीजन्स, कैसे रहना चाहिए उनको, मिलजुल कर, भाईचारे की भावना, ब्रदरहुड। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं, हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई है। और इसी प्रियम्बल को पूरा एक्सप्रेस करके पूरा अभिव्यक्त किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद ये जो प्रस्तावना बनी हुई है हमारी, इसमें हमने कौन कौन सी चीज है और क्या क्या इसका उद्देश्य है, तो वो देखो आप। भाई हमने पढ़ा, जस्टिस पढ़ लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, ये सारे क्या हैं बच्चों हमारे, ये सारी की सारी संविधान का उद्देश्य है बच्चों। यानी कि हमारा प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को दिखाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जितने भी वर्ड है ये क्या दिखाते हैं, संविधान का उद्देश्य, कि लोगों को संविधान दिया गया है, लोगों के लिए संविधान बनाया गया है, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। तो एक व्यक्ति के पास न्याय होना चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, उसका गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए और बंधुता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और चीजें हमने कहां से क्या क्या ली है, देखो ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है कि लिबर्टी, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, ये तीनों के तीनों शब्द बच्चों हमने कहां से लिए हैं, हमारी फ्रांस की क्रांति से। जबकि न्याय बताओ, न्याय कहां से लिया है हमने, जस्टिस कहां से लिया है, रशिया से, रूस से। ठीक है, तो सीधा सवाल क्या रहते हैं
कि प्रियम्बल में जो जस्टिस है, न्याय की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, वो कौन से देश से लिया गया है? तो रशिया से। प्रियम्बल में तीनों शब्द लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों के तीनों बच्चों हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस की क्रांति से, सीधे सीधे। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल फिक्स रहता है, कैसा भी पेपर हो चाहे, 42nd अमेंडमेंट 1976, इसके द्वारा क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि हमारा ये जो प्रियम्बल है, बेसिक जो चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल, उसमें क्या जोड़े गए हैं बच्चों? ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो सीधी सी बात है, सवाल कैसे आता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हमारी प्रियम्बल है, ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन से 3 शब्द शामिल नहीं थे? तो ये पहले से शामिल नहीं है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये कब जुड़े हैं? ये सारे के सारे शब्द बच्चों कब जुड़े? 1976 में जुड़े। कौन सा अमेंडमेंट से? 42nd, 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। और इस समय पीएम कौन है? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन है 42nd के समय? इंदिरा गांधी, ये याद रखना, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो सीधा सवाल रहता है कि मूल प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द नहीं थे, ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन से 3 वर्ड शामिल नहीं थे? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द कब जुड़े हैं? 1976 में। अगली बात कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो किया जा सकता है बच्चों, तभी तो किया हमने 42nd अमेंडमेंट। अगर किया ही नहीं जा सकता था तो कैसे कर सकते थे हम ये 42nd अमेंडमेंट? फिर मैंने अभी तक आपको ये एक ही अमेंडमेंट पढ़ाया है, तो इसका मतलब प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है बच्चों? 1 बार। और आया हुआ सवाल है ये कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो कितनी बार हो चुका है बच्चों? 1 बार हो चुका है। और कौन सा हो चुका है? तो 42nd अमेंडमेंट 1976। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन अमेंडमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आगे भी किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, लेकिन बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए, आधारभूत ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मान लो हम एक मकान की क्या रखते, एक नींव रखते, ठीक है, उस नींव के ऊपर हमने मकान बना दिया और 20 साल हो गए बने हुए, और अब हमें लगता है कि हमें हमारे मकान को क्या करना चाहिए, फिर से नया करना चाहिए, तो हम उसका आगे का पोर्शन चेंज कर दें। हो सकता है हमारा मन करे कि चलो आगे की चीजें चेंज करो, इसको फिर से पेंट करा दो, चीजें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि नींव तोड़ के फिर से आप बोलोगे अब फिर से नया मकान बनाते हैं, पूरी की पूरी आपने क्या कर दी, नींव ही चेंज कर दी। सेम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी जैसे शब्द हो गए, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जस्टिस मिलता है, इक्वालिटी है, ये सारे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन समय के साथ अगर हमें लगता है कि संविधान में बदलाव करना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तो करना चाहिए, और हमने किया भी है। बहुत सारे अमेंडमेंट करके टाइम टू टाइम हमने कानूनों को चेंज भी करा है, कुछ उनके हिस्से भी हटा दिए गए, तो ये पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे में चेंज नहीं होना चाहिए। आप प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों बताओ, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक ही बार हुआ है, और कौन सा हुआ है? 42nd अमेंडमेंट 1976, और उस समय पीएम कौन है? इंदिरा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ केसेस पूछ लिए जाते हैं आजकल पेपर में। भाई ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ी, एक बेसिक प्रियम्बल पढ़ी है, जो सब बच्चे पढ़ते हैं, सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा करना है एग्जाम में, तो आजकल हमें नेक्स्ट चीजें भी देखनी है। तो एक केस है एसआर बॉम्बई केस, और इस केस में क्या कहा गया कि जो सेक्युलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है, वो संविधान का क्या है, मूलभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है। अभी अभी बताया मैंने आपको, क्या है भाई, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा,
यानी कि पंथ निरपेक्षता का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं होता, यानी कि भारत किसी भी एक धर्म को आगे जाकर बढ़ावा नहीं दे सकता। भारत के लिए सभी धर्म क्या है, समान है। तो भारत कभी भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता इस चीज को कि कल को ये कहा जाए नहीं नहीं अब भारत ने ये धर्म अपना लिया है। तो भारत में जो धर्म चलता आ रहा है वो बात एक अलग है, और संविधान में भारत का धर्म क्या माना गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा हुआ है कि भारत क्या एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। और कौन से केस में, भाई जोड़ तो कब दिया था हमने पंथ निरपेक्ष, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 1976 में शब्द तो जोड़ दिया, लेकिन उस शब्द को बेसिक स्ट्रक्चर में, आधारभूत ढांचे में शामिल कौन से केस के तहत किया गया, तो एसआर बॉम्बे केस 1994, सीधा सीधा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, और हमने क्या देखा यहां से, तो देखो इकोनॉमिक जस्टिस, ये मैं आपको बता चुकी हूं कि ये जो न्याय की अवधारणा है ये प्रियम्बल के साथ साथ बच्चों कहाँ है, डीपीएसपी में भी पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 38 देखेंगे, ठीक है। वहां पर हम देखेंगे कि कैसे न्याय की बात की गई है। तो देखो अभी तक प्रस्तावना में कितना संशोधन देखा, एक ही बार संशोधन, कौन सा, 42nd अमेंडमेंट 1976। कौन से 3 शब्द जोड़े गए, तो तीनों शब्द हमने देख लिए, ठीक है। सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया और इंटीग्रिटी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका मतलब जब हमारी प्रस्तावना बनी थी तब ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, ठीक है। ये सब कब जुड़े हैं, 1976 में। और सेक्युलर को, पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर में कब शामिल किया गया था, एसआर बॉम्बे केस 1994, ये याद रखना। भाई बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, यानी कि आप संविधान का जो मूल ढांचा है उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल को संविधान ही पलट दो कि आज से पंथ निरपेक्षता खत्म होती है, आज से देश में लोकतंत्र खत्म होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज से भारत में जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका काम करती थी, उसे समाप्त किया जाता है। तो ये तो आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही हिला दिया। ये आपने क्या कर दिया, अपनी पूरी मकान की नींव ही चेंज कर दी। ऐसा थोड़ी ना होता है, आप मकान चेंज करते हो तो ऊपर का तोड़ के ही तो पूरा नया बना सकते हो, बार बार उसकी नींव थोड़ी ना चेंज करोगे आप वहां से। तो देखो उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, केशवानंद भारती केस, जिसने संविधान को एक नई दिशा देने का काम किया। इस केस के बाद, ठीक है, संविधान को जो परिभाषित करने का काम किया गया वो क्या हो गया, पूरी तरह से चेंज। तो इसकी डेट याद रखनी है हमें, 1973, ठीक है, 24 अप्रैल 1973। क्या कहा गया इसमें कि आपने न्याय तो दे दिया लोगों को 3 तरह का। भाई हमने जस्टिस पढ़ा ना, जो हमने कहां से लिया है बच्चों बताओ, रशिया से। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये जस्टिस तो दे दिया आपने, लेकिन ये भी क्या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो कौन से केस के तहत कहा गया, तो केशवानंद भारती केस, ठीक है, 1973। इसमें कहा गया कि ये जो तीनों के तीनों तरह का न्याय है ये संविधान के किस में शामिल होता है बच्चों, मूल ढांचे में, आधारभूत ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में। यानी कि आज के बाद अब आप इन तीनों शब्दों को भी नहीं बदल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है जस्टिस का पूरा कि अगर आप संविधान में न्याय दे रहे हो तो आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या लोगों के पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आपका जो उद्देश्य है इसको बनाने का वो पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस देख लिया हमने, एसआर बॉम्बे केस। उसके बाद देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भाई बनकर तैयार कब हो गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और जबकि पूरा कंप्लीटली लागू कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950। तो बनकर तो तैयार हो गया था, ठीक है। 11 सेशन याद आ रहा है आपको, क्या क्या करा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, अंगीकृत कर लिया, उसे इनेक्ट कर लिया, अधिनियमित कर लिया, और गिव टू आवरसेल्व्स, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे संविधान को पूरी तरह से अपनी आत्मा में समर्पित करते हैं और उसे अपने लिए क्या करते हैं, मानते हैं एक तरह से, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, और उस दिन हमने क्या क्या कर लिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया, और गिव टू आवरसेल्व्स। ये बात कहाँ लिखी हुई है, प्रियम्बल के सबसे लास्ट में। तो हमने सबसे पहले बच्चों क्या देखा, प्रियम्बल में नेचर देखा कि भारत का नेचर कैसा है, 5 तरह का नेचर।
भारत में जस्टिस कहाँ से लिया और कितने तरह का देखा। फिर भारत में इक्वालिटी कितने तरह की है, ठीक है, कहाँ से ली गई है। भारत में लिबर्टी कितनी तरह की है, कहाँ से ली गई है। कौन कौन से शब्द हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, कौन कौन से केस हैं जो प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद उन केसेस में क्या क्या कहा गया है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पूरा डिटेल में कि आपको रटना नहीं पड़ेगा कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये देखो हमने 26 नवंबर को क्या कर लिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया और गिव टू आवरसेल्व्स। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट आते हैं बच्चों। अब फैक्ट वाले सवाल आते हैं। भाई यहाँ से तो हमने क्या पढ़ ली, पूरी प्रियम्बल, लेकिन हमने तो प्रियम्बल को क्या माना है, हमारे संविधान का हिस्सा माना है, लेकिन क्या पहले से ऐसा था, नहीं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है, प्रस्तावना के लिए समय समय पर स्टेटमेंट कहे, तो पेपर में सीधे सीधे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि प्रियम्बल के लिए स्टेटमेंट किसका है। तो देखो प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन कार्ड, ठीक है, इंट्रोडक्शन कार्ड बोल दो, आइडेंटिटी कार्ड हो गया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। किसने कहा, N.A. पालकीवाला ने, ठीक है। तो आपको पूरी लाइन भी याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्या याद रखना है, आईडी, इंट्रोडक्शन कार्ड, ठीक है, आपका आइडेंटिटी कार्ड बोलते हो, इंट्रोडक्शन कार्ड हो गया। किसने कहा है बच्चों, परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने। सीधा सवाल आता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो किसने कहा है बच्चों, N.A. पालकीवाला ने। और उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो देखो प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीतिक कुंडली है ये, ठीक है। प्रस्तावना संविधान की क्या है बच्चों, राजनीतिक कुंडली, यानी कि जैसे हमारी कुंडली देखकर हमारे भूत भविष्य वर्तमान सबका पता चल जाता है, ऐसे ही आप प्रस्तावना को देखकर संविधान के पीछे बनाने का उद्देश्य से पहले का, वर्तमान का, आगे का क्या क्या है वो सब कुछ पता लगा सकते हो। तो हमें तो सिर्फ एक शब्द याद रखना है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा है, तो K.M. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। नेक्स्ट, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यानी कि हम अगर प्रियम्बल को नहीं मान रहे तो इसका मतलब संविधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, संविधान का कोई उद्देश्य ही नहीं है। प्रियम्बल क्या है, संविधान की आत्मा है, बिना प्रियम्बल के संविधान का होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो हमारे शरीर का होना और ना होना एक बराबर है, ऐसे ही प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है। और किसने कहा है, तो देखो एक तो ठाकुरदास भार्गव का नाम याद रखना है आपको, और दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका नाम याद रखना है, ठीक है, जो कभी हमारे क्या बने हुए हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने हुए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह CGI रह चुके हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह दोनों ने क्या माना है कि प्रस्तावना क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। और आए हुए सवाल हैं सीधे सीधे, तो देखो N.A. पालकीवाला का स्टेटमेंट, K.M. मुंशी का स्टेटमेंट और ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह का स्टेटमेंट। ये सारे अब हम प्रियम्बल के फैक्ट वाले सवाल देख रहे हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रस्तावना की पहली पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कहां से लिया गया है, USA से। उसके बाद देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बेरूवाड़ी केस, ठीक है, इसके पॉइंट पूछे जाते हैं सीधे सीधे पेपर में आजकल। पहले इस तरह के सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है तो क्वेश्चन पूछने की जो अप्रोच है वो बढ़ती जा रही है। भाई आप प्रियम्बल में कितनी देर तक सेम सवाल पूछोगे, 42nd अमेंडमेंट 1976, 3 शब्द, ये तो इतनी बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। तो देखो अब हम देखेंगे बेरूवाड़ी केस, क्या है ये केस और इस केस में क्या क्या खास बात कही गई। देखो बच्चों प्रियम्बल, ठीक है, बेरूवाड़ी केस कब का, ये केस 1960 का, ठीक है। क्या था ये केस, तो बेरूवाड़ी केस पश्चिम बंगाल में एक जगह थी जो आफ्टर पार्टीशन मेंशन नहीं थी कि इसे भारत में रखना है कि पाकिस्तान में रखना है, और जो बांग्लादेश की तरफ वाला हिस्सा है यानी कि पूर्वी पाकिस्तान है, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जो बेरूवाड़ी जगह है ये क्या है, हमारे उसमें आती है, कहाँ आती है, हमारे वाले हिस्से में आती है। और इसके लिए 1958 में क्या हो गया था, एक नेहरू नून समझौता हो गया था। भाई हमारे यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां से फिरोज शाह नून, तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच में नेहरू नून समझौता हो गया था।
और इस समझौते में क्या कहा गया कि बेरूवाड़ी जगह ठीक है मेंशन नहीं है, तो बेरूवाड़ी जगह को क्या करो, पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा यानी कि जो आज बांग्लादेश वाला हिस्सा है वहां पर दे दिया गया। और इसके बाद सवाल उठ गया बहुत ज्यादा कि आप ऐसे कैसे कोई भी हिस्सा किसी दूसरे को दे सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या कहा गया, इसके लिए बाद में पूरा केस चला और अमेंडमेंट भी हुआ कि अमेंडमेंट के तहत ही क्या हुआ, फिर बेरूवाड़ी को कहां दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान में। तो इसके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रियम्बल के लिए। तो पहली बात, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सीधा सवाल आता है पेपर में बच्चों कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बात कौन से केस में कही गई, तो कौन से केस में कही गई है, बेरूवाड़ी केस में। यानी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संविधान पर। लेकिन आज ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। भाई ये केस कब का है, 1960 का है। हमने संशोधन कब करा है, 42वां संशोधन बच्चों हमने कब करा है, 1976 में। यानी कि 1960 तक तो ये कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन ही नहीं किया जा सकता। और प्रस्तावना फिर क्या है, तो प्रस्तावना इज अ गाइडिंग एंड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना मार्गदर्शिका और संविधान की कुंजी है, ठीक है। तो सीधा सवाल कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की कुंजी है, हाँ है। मार्गदर्शिका यानी कि प्रस्तावना प्रियम्बल करती क्या है बच्चों, तो प्रियम्बल क्या करती है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पॉइंट लिखा हुआ है और उस पॉइंट को क्लियर करने में हेल्प करती है। यानी कि संविधान में जो शब्द लिखे हुए जो अस्पष्ट है, अनक्लियर है, उनको क्या करती है, सिर्फ क्लियर करने का काम करती है, समझाने का काम करती है। लेकिन आप उसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को रद्द नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है बच्चों, एक मार्गदर्शिका है, एक गाइडिंग लाइन का काम करती है। फिर प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। सीधा सवाल आ रखा है हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर में कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये बात कौन से केस में कही गई, तो बेरूवाड़ी केस। तो चार बातें याद रखनी है हमें, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरूवाड़ी केस। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, बेरूवाड़ी केस। प्रस्तावना मार्गदर्शिका यानी कि गाइडिंग का काम करती है, और प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यानी कि संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके दिमाग की कुंजी है ये, ठीक है। प्रस्तावना ये याद रखोगे। उसके बाद इसका इन तीनों चीजों का मतलब क्या निकल रहा है, सीधी सी बात है कि प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने में हमारी हेल्प करती है, लेकिन इसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को बच्चों रद्द नहीं कर सकते। ये बात कौन से केस में कही गई, बेरूवाड़ी केस याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये एक तरह से कितने पॉइंट हो गए भाई, 4 पॉइंट हो गए। प्रस्तावना मार्गदर्शिका तथा प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, बेरूवाड़ी केस। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदली हैं, आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हमने संशोधन भी किया है, हमने पढ़ लिया 42nd अमेंडमेंट, और प्रस्तावना संविधान का भाग है और बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। तो ये बात कौन से केस में कही गई, तो इसके लिए बाद में आया एक और केस, गोलकनाथ केस, ठीक है। इनके ईयर भी याद रखने हैं बच्चों। बेरूवाड़ी केस का ईयर कब क्या था, 1960। क्या कहा गया इस केस में, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। यानी कि पहले तो आप क्या कर रहे हो, प्रियम्बल को पिछले केस में 1960 में कह रहे हो कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन अब हमने क्या मान लिया कि हिस्सा तो छोड़ो, ये तो क्या है, संविधान की आत्मा है, बिना इसके संविधान का कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा सवाल आता है पेपर में कि कौन से केस के तहत प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, तो गोलकनाथ केस का नाम याद रखना है और इसका ईयर याद रखना है बच्चों, 1967, ठीक है। 76 नहीं है, ये 1967 है, करेक्ट आंसर कर लेने से 1967, ठीक है। ये याद रखना आप, गोलकनाथ केस कब का है, 1967 का है। इसके अंदर ये नाम याद रखना कि कितने जजेस की बेंच बैठी है बच्चों, 11 जजेस की बेंच, और डिसीजन देने वाले के सुब्बा राव। दूसरी बड़ी बेंच है ये अब तक की, दूसरी बड़ी बेंच है, सेकंड दूसरी बड़ी बेंच। तो पहली कौन सी में, तो केशवानंद भारती केस में, और ऐसे सवाल भी आजकल पूछे जा रहे हैं हमारे पेपर्स में, ठीक है। तो पहली बेंच किसके अंदर है सबसे बड़ी, इसमें 13 जज थे, इसके अंदर कितने हैं, 11, और ये जो 13 जजेस की बेंच है बच्चों, ये है केशवानंद भारती केस। अभी देखेंगे हम केशवानंद भारती केस, जहां मैंने आपको बताया कि इस केस के बाद हमारे संविधान की परिभाषा ही बदल दी गई है एक तरह से। हर शब्द का जो मतलब निकाला जाता था उसे और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है।
तो देखो बेरुवाड़ी केस में क्या क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता, तो फिर है क्या, सिर्फ एक की है, कुंजी है और गाइडिंग का काम करती है, मार्गदर्शिका का काम करती है। उसके बाद गोलकनाथ केस 1967, ठीक है, कितने जजेस की बेंच बैठी, 11, जो अब तक की सबसे बड़ी दूसरी बेंच है। और इसमें क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, सोल, और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला किसने था, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये दोनों नाम याद रखोगे स्टेटमेंट में। तो अभी तक हमने 2 केस देखे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस, ठीक है, 24 अप्रैल, ठीक है, उन्नीस सौ 1973। कितने जजेस की बेंच बैठी है बच्चों, 13 जजेस की। कौन है, SM सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी, ये नाम भी पेपर में पूछा हुआ है कि केशवानंद भारती केस में डिसीजन मेकर कौन था, SM सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी। कितने जजेस की बेंच बैठी गई, 13 जजेस की बेंच। और इसमें क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है, सबसे इंपॉर्टेंट सीधा आया हुआ सवाल है कि कौन से केस के तहत प्रेम्बल को संविधान का हिस्सा माना गया। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, तभी तो हमने कौन सा अमेंडमेंट कर दिया बाद में, 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। परंतु आधारभूत ढांचे में नहीं, जो मैंने आपको बताया कि आप प्रेम्बल में भी चेंजेस तो कर सकते हो, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका आधारभूत ढांचा ही नहीं बदल सकते कि कल का आप बोलो पंथनिरपेक्ष नहीं है, भारत अखंड देश नहीं है, भारत में न्याय नहीं है, भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है, भारत रिपब्लिक गणराज्य कंट्री नहीं है, देश नहीं है, ठीक है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कौन कौन से केस याद रखने हैं हमें, बेरुवाड़ी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी बातें याद होनी चाहिए हमें। फिर गोलकनाथ केस हो गया 1967, केशवानंद भारती केस हो गया 24 अप्रैल 1973, 1973 वाला, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। 13 जजेस की बेंच, SM सीकरी। और सबसे पहले हमने एक SR बॉम्बे केस देखा था, जिसमें क्या कहा गया था कि जो सेक्युलर है वो अब किस में शामिल होता है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचे में शामिल होता है। तो बच्चों प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अब संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन कल को आप ये नहीं कि प्रस्तावना को लेकर काम पहुंच जाओ, कोर्ट पहुंच जाओ। तो प्रस्तावना क्या है, नॉन जस्टिएबल है, न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में ले जाके चैलेंज नहीं कर सकते आप इसको, अर्थात इसको वैधानिक यानी कि कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। लीगल पावर क्या है, उसके पास नहीं है बच्चों, ये याद रखना। तो केशवानंद भारती केस में हमें कितने पॉइंट देखने हैं, सबसे पहले प्रस्तावना संविधान का भाग है, हाँ है। क्या प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर देना अमेंडमेंट के नाम पर। क्या प्रस्तावना कोर्ट में ले जाके चैलेंज की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती है, न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिएबल है ये, ठीक है। क्या इसके पास लीगल पावर है, तो नहीं है बच्चों लीगल पावर। तो तीनों केस के सारे पॉइंट याद रखने आपको, आजकल बहुत अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी पूरी की पूरी प्रियम्बल खत्म होती है, जहां हमने देखे इसके सारे नेचर, जस्टिस, जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है हमारे एग्जाम्स के लिए, वो सारी मैंने आपके सामने क्या कर दी है, एक्सप्लेन कर दी है बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसके बाद हम हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, इसके लिए थैंक यू।